चलिए, आज भारत के भूगोल की एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां हम सिर्फ नक्शे नहीं देखेंगे बल्कि उसकी रूह को समझेंगे, उसके ऊंचे पहाड़ों से लेकर उसकी जीवन देने वाली नदियों तक। तो तैयार हो जाइए, ये सफर शुरू होने वाला है। एक ऐसी बात से शुरुआत करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन आबादी, दुनिया की लगभग 17% आबादी यहीं रहती है। मतलब साफ है, हमारी जमीन पर दबाव कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले आइए भारत के स्केल को देखते हैं। मतलब आखिर ये देश कितना बड़ा है और दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह इतनी खास क्यों है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15,200 किलोमीटर। ये है भारत की जमीनी बॉर्डर की लंबाई। इसे समझने के लिए सोचिए, ये दिल्ली से लंदन जाकर वापस आने से भी ज्यादा है। इतनी लंबी सीमा मतलब ढेर सारे पड़ोसी, और इसीलिए ये सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। अच्छा, एक सवाल, आपको क्या लगता है भारत का सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है? चीन? पाकिस्तान? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। जी हां, 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। कमाल की बात है ना? चलिए, अब भारत को उत्तर से दक्षिण तक नापते हैं। बिल्कुल उत्तर में बर्फीले लद्दाख में है इंदिरा कोल, और वहां से सीधे नीचे समुद्र के पार ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 3,214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखें तो वो भी कम नहीं, करीब 2,933 किलोमीटर है। और फिर आती है कर्क रेखा, जो भारत के बिल्कुल बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, ये एक तरह का मौसम का बॉर्डर है। इसके ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल और नीचे का ट्रॉपिकल। यही वो रेखा है जो भारत को इतनी जबरदस्त क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी देती है। अब हम अपनी यात्रा का रुख करते हैं उत्तर की तरफ, भारत के ताज की ओर, हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी महान दीवार है जो भारत को सर्द हवाओं से बचाती है, नदियों को जन्म देती है, और इसने हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया है। देखिए, हिमालय कोई एक पहाड़ की लाइन नहीं है, ये एक के पीछे एक 4 पैरेलल रेंज का सिस्टम है। सबसे पीछे ट्रांस हिमालय, फिर आते हैं महान हिमाद्री जहां एवरेस्ट है, उसके बाद लेसर हिमालय यानी हिमाचल, और सबसे आगे शिवालिक। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 वो टेक्निकली ट्रांस हिमालयन रेंज में आती है। इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरना आसान नहीं। यहां काम आते हैं दर्रे या माउंटेन पास। ये सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि सदियों से सभ्यताओं को जोड़ने वाली लाइफलाइंस रही हैं। चाहे वो जोजिला हो जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, या फिर नाथुला जो ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा था, हर दर्रे की अपनी एक कहानी है। तो चलिए पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, उस जमीन पर जिसे भारत का दिल कहा जाता है। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान और आगे आने वाले प्राचीन पठार, यही वो जगह है जहां भारत की सभ्यता ने जन्म लिया और फली फूली। आप सोचते होंगे कि ये मैदान इतने उपजाऊ क्यों हैं? इसका राज 2 तरह की मिट्टी में है, बांगर और खादर। बांगर है पुरानी मिट्टी जो नदी से दूर है, लेकिन खादर ये है असली सोना, नदियों के किनारे की नई मिट्टी जो हर साल बाढ़ के साथ नई हो जाती है। बिल्कुल मुफ्त की नेचुरल फर्टिलाइजर। इसीलिए ये इलाका फूड बाउल कहलाता है। अब चलिए दक्षिण की तरफ, डेक्कन पठार के दोनों किनारों पर। एक तरफ है वेस्टर्न घाट्स, एक लंबी ऊंची ना टूटने वाली दीवार की तरह। दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट्स, ये टूटे फूटे हैं, कम ऊंचे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों ने इन्हें सदियों से काट काट कर अपना रास्ता बनाया है। अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जो भारत की लाइफ ब्लड हैं, यहां की नदियां और मॉनसून। ये सिर्फ पानी और हवा नहीं है, ये वो डायनामिक इंजन है जो पूरे देश की रिदम तय करता है। हिमालयी नदियों की बात हो तो 3 नाम सबसे पहले आते हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। देखने में लगता है कि गंगा सबसे बड़ी होगी और भारत के अंदर बहने के हिसाब से है भी, लेकिन अगर टोटल लंबाई देखें तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु इससे भी लंबी हैं, क्योंकि इनका सफर कई देशों से होकर गुजरता है। यहां एक बड़ी दिलचस्प ज्योग्राफिकल मिस्ट्री है। क्या कभी सोचा है कि पूरब की तरफ बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले इतने बड़े बड़े डेल्टा क्यों बनाती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और तापी सीधे मिल जाती हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब जमीन के ढलान में है।
जो नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, उनका रास्ता लंबा और ढलान हल्का होता है, तो वो धीरे धीरे बहती हैं और अपने साथ लाई सारी मिट्टी किनारे पर जमा कर देती हैं। इससे बनते हैं डेल्टा। इसके उलट जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, वो कठोर चट्टानों और तेज ढलान से होकर तेजी से बहती हैं। उन्हें मिट्टी जमाने का टाइम ही नहीं मिलता, वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, जिसे हम एस्चुअरी कहते हैं। जमीन की बात बहुत हुई, अब चलते हैं भारत के किनारों की तरफ, इसके विशाल समुद्र तट, इसके द्वीप समूह और वहां के संसाधनों को एक्सप्लोर करने। भारत के पास एक बहुत लंबी कोस्टलाइन है, लेकिन सबसे लंबी कोस्टलाइन किस राज्य की है? जवाब है गुजरात। इसका कारण ये है कि इसका तट बहुत ज्यादा कटा फटा घुमावदार है, और ये घुमाव ही इसे नेचुरल पोर्ट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। तभी तो सदियों से गुजरात एक बड़ा ट्रेड हब रहा है। और फिर आते हैं हमारे द्वीप, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ अंडमान और निकोबार, जो असल में समुद्र के नीचे पहाड़ों की चोटियां हैं, यहां भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी भी है। और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप, जो नन्हे नन्हे जीवों यानी कोरल से बने हैं। एक ज्वालामुखी से बना, दूसरा जीवों से। कितना अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है। भारत ने अपनी नदियों की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए भी बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में टिहरी डैम। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। कितना ऊंचा? कुतुब मीनार से भी 3 गुना से ज्यादा। जरा इमेजिन कीजिए। तो टिहरी डैम अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है, लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो ओडिशा का हीराकुंड डैम सबसे आगे है। ये लगभग 26 किलोमीटर लंबा है, दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक। ये दिखाता है कि कैसे हमने भूगोल को अपनी जरूरतों के अनुसार बदला है। एक इतिहासकार ने कहा था कि भूगोल वो मंच है जिस पर मानव इतिहास का नाटक खेला जाता है, और ये बिल्कुल सच है। जिन पहाड़ों, नदियों और मैदानों की हमने बात की, वो सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये वो कैनवस है जिस पर भारत की हजारों साल की कहानी लिखी गई है, और आज भी लिखी जा रही है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी सवाल, ये प्राचीन और इतना विविध भूगोल आज के भारत की किस्मत को कैसे आकार दे रहा है? यही पहाड़, यही नदियां भविष्य में हमारे लिए क्या चुनौतियां और क्या मौके लेकर आते हैं? इसका जवाब शायद हम सब मिलकर ही लिखेंगे।